2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जन्मदिन के लिए जानी जाती है और पिछले 7 सालों से दृश्यम के लिए भी जानी जाती है, क्योंकि विजय की फैमिली 2 और 3 अक्टूबर को सत्संग सुनने पूंजी गई हुई थी और वहां पाव भाजी खाई थी। ये कोई नहीं भूल सकता। सो फ्रेंड्स, अजय देवगन की रिसेंटली रिलीज हुई दृश्यम 2 अभी बहुत ही चर्चे में है, तो और देरी ना करते हुए चलिए इस मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग होती है, एक बंदा ड्रग्स लेके आता है और जिसे ड्रग्स बेचता है वो उससे पैसे नहीं देता, तो उन दोनों में हाथापाई के दौरान गलती से पैसे ना देने वालों को वो मार देता है और उसी टाइम वहाँ पुलिस आ जाती है, तो वो वहाँ से भागता है और पहुँचता है पुलिस स्टेशन के कंस्ट्रक्शन में, जहाँ वो विजय को एक फावड़ा लेके जाते हुए देखता है। फिर वो बंदा यानी डेविड अपने घर जाता है, लेकिन पुलिस उसे उसके घर से गिरफ्तार कर लेती है। फिर हम देखते हैं 7 साल बाद की स्टोरी। विजय की फैमिली अभी भी डरी हुई होती है। पुलिस की नाम सुनते ही वो घबरा जाते हैं और पुलिस भी कब कहाँ खुदाई करता है इसकी कोई ठिकाना नहीं। यहाँ बता दूं कि जिन्होंने दृश्यम का पार्ट 1 देखा है उन्हें जरूर पता होगा कि विजय की फैमिली के साथ क्या हुआ था। तो विजय अभी एक मामूली केबल वाला से एक फिल्म प्रोड्यूसर बन चुका था। तो उसकी पुरानी घर बेचकर एक बड़े घर में वो लोग रह रहे थे और उस पुरानी घर में उनकी पड़ोसी बनकर रह रहे थे जेनी और उसकी पति। वो दोनों ही पुलिस वाले थे और वो चालाकी से विजय के घर में वॉइस रिकॉर्डर भी लगा दिए थे। विजय और उसकी फैमिली के बारे में सारा शहर जानता था और उनके बारे में उल्टे सीधे बात कर रहे थे, लेकिन विजय को कोई फर्क नहीं पड़ता था और विजय की तरक्की करना कुछ लोगों को हजम भी नहीं हो रहा था। वो अपने ऑफिस में सीसीटीवी लगाता है और अपनी फोन से वीडियो देखता रहता है। वो एक स्टोरी पे काम कर रहा होता है और उसी सिलसिले में वो एक स्टोरी राइटर से मिलके बात करता है। स्टोरी तो उसने लिख दी, लेकिन उसकी एंड उन दोनों को ही पसंद नहीं था, क्योंकि एंड में हीरो को पुलिस पकड़ लेता है तो उससे वो चेंज करने को बोलता है। फिर विजय और उसकी फैमिली की हैप्पी एंड फनी मोमेंट को हम देखते हैं। फिर आईजी गायतोंडे और एसपी को बुलाता है और बोलता है विजय के बारे में तुम अकेले से ही थे। तो गायतोंडे बोलता है मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता। विजय को मैंने येलो कार में ही देखा था उस दिन, लेकिन 7 साल में सस्पेंड हूँ और मीरा भी लंदन से वापस आ चुकी थी और वो केस फिर से ओपन होती है। आईजी विजय के घर आता है तो विजय की पत्नी नंदिनी और उनके 2 बेटी आईजी को देख के बहुत डर जाते हैं। विजय घर आने के बाद नंदिनी उस डेड बॉडी के बारे में पूछती है, लेकिन विजय उससे कुछ भी नहीं बताता। ऐसे ही हर बार विजय नंदिनी की सवाल को टालता आ रहा है और वो डेविड जो अक्टूबर 3 को मर्डर की केस में अरेस्ट हुआ था, वो भी 7 साल के बाद जेल से बाहर आता है और अपने घर जाता है, लेकिन उसकी बीवी और बच्चे की हालात को देखकर वो कुछ काम ढूंढने के लिए निकल जाता है और बाहर से विजय के केस के बारे में सुनता है कि जो इस केस के बारे में क्लू देगा उसे 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। और वो डेविड उस रात की घटना को याद करके सीधा जाता है आईजी के पास और बोलता है उसे डेड बॉडी के बारे में सब पता है, लेकिन वो 5 लाख नहीं 25 लाख की मांग करता है। और मीरा जो सैम की माँ होती है वो 25 लाख देने को तैयार हो जाती है, लेकिन डेड बॉडी ना मिलने तक डेविड को ना छोड़ने के लिए बोलती है। डेविड को 25 लाख मिलने के बाद डेविड बोलता है आईजी जहाँ खड़े हैं वही डेड बॉडी को दफनाया गया है, क्योंकि उस टाइम पुलिस स्टेशन के कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था। तो विजय ने बहुत ही चालाकी से डेड बॉडी को वहीं पर ही दफना दिया। तो मीरा और आईजी समझ जाते हैं कि विजय कितना चालाक है। फिर पुलिस स्टेशन को कवर करके खुदाई का काम स्टार्ट करते हैं और वहाँ से एक स्केलेटन मिलता है। फिर स्केलेटन को एविडेंस के दौरान पास की एक मेडिकल कॉलेज में ले जाते हैं और ये सब विजय अपनी सीसीटीवी में देखता है। स्केलेटन से पता चलता है उम्र 15 या 20 साल होगी और सर पे चोट लगने की वजह से मौत हुई थी। फिर मीरा देशमुख और महेश देशमुख की ब्लड सैंपल लेके डीएनए टेस्ट के लिए भेजा जाता है और यहाँ डेविड के बयान के आधार से विजय को 8 घंटे की रिमांड में लेके पूछताछ करते हैं। पहले तो वो वही सेम बात बताता है, लेकिन जब नंदिनी और उसकी 2 बेटियों को कॉन्फ्रेंस हॉल में लेके टॉर्चर किया जाता है और बड़ी बेटी अंजू को दौरा आने लगता है, तो विजय सच बोलने के लिए रेडी हो जाता है। वो बताता है वो उस रात बहुत देर तक शराब पी रहा था और जब वो लौटा कोई उसके घर में घुसा हुआ था, तो वो चोर समझ के अनजाने में उसके सर पर हमला किया और देखा तो वो एक लड़का था मेरी बेटी की उम्र का। घर पे कोई नहीं था, तो उनके आने से पहले मैंने उस लाश को बोरी में डाल के बॉडी को ठिकाने लगाने ले गया और उसी टाइम पुलिस स्टेशन के कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था, तो उसने बॉडी को वहाँ दफना दिया। विजय के बयान रिकॉर्ड करके उन्हें छोड़ दिया जाता है और अगले दिन विजय को कोर्ट में पेश किया जाता है। और यहाँ मीरा और आईजी साहब सोचते हैं विजय को अब जेल हो जाएगा। इसी टाइम उन्हें मिलने वो स्टोरी राइटर आते हैं। वो विजय के बारे में कुछ बताना चाहते थे। विजय से वो 2016 में मिले थे और वो अपना एक कहानी लेकर उनके पास आया था।
कहानी बहुत ही जबरदस्त थी क्योंकि वो विजय की ही बायोग्राफी थी, पर उस कहानी की एंड से वो दोनों ही खुश नहीं थे। तो विजय उस कहानी की एंड में और कुछ ऐड करता है और कहानी चोरी ना हो जाए इसीलिए वो कहानी को एक किताब में पब्लिश कर दिया था 1 साल पहले, और वो भी मेरे नाम से। और इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। और आगे बताने से पहले आईजी को कॉल आता है कि विजय ने अपना बयान बदल दिया है और वो कहता है मेरी फैमिली को टॉर्चर करके ये सब मुझसे बुलवाया गया है। यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट हमारे सामने आता है कि पुलिस ने ये कहानी चुराई है दृश्यम नाम की एक नॉवेल से। उस नॉवेल में लिखी गई एक एक शब्द और पुलिस ने जो स्टोरी बताई वो पूरा सेम है। फिर स्टोरी राइटर बोलता है स्क्रिप्ट खत्म होने के बाद विजय उसके पास आया था। उसने बोला एक प्रॉब्लम है, हीरो जेल जाएगा तो ये पब्लिक को पसंद नहीं आएगी। अगर पिक्चर हिट होना है तो उसकी जीतना बहुत जरूरी है। तो विजय आइडिया देता है कि ये कहानी पंडोलम की है, तो वहाँ की पुलिस को ऐसे ही एक बॉडी मिलती तो वो क्या करती। तो वो स्टोरी राइटर अपनी पुलिस दोस्त की मदद से विजय को वो सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। और उसी टाइम आईजी को फिर कॉल आता है और गायटंडू बोलता है कि डीएनए रिपोर्ट के हिसाब से वो स्केलेटन समीर देशमुख का नहीं है। फिर स्टोरी राइटर बोलते हैं हीरो को अच्छे से पता था कि पुलिस कभी न कभी उस लाश को जरूर ढूंढ लेगी, तो हीरो उस दिन से अपनी तकदीर को बदलने का काम शुरू कर दिया था। वो ठीक उस बॉडी की तरह एक बॉडी की तलाश में लग गया जिसकी मौत सर पर चोट लगने की वजह से हुई हो, और उसने एक ऐसे इंसान से दोस्ती कर ली जिसने उसे बताया कि बॉडी को स्केलेटन होने में कितने टाइम लगता है। वो आदमी कर्जे में डूबा हुआ था। हीरो ने पैसों से उसकी मदद की और उसका भरोसा जीता, और जब उस लड़के की बॉडी गलकर स्केलेटन बन गई वो उसके नए दोस्त से अपनी जरूरत के बारे में बताया। फिर उसके पास से वो स्केलेटन ले गया और उसे ये भी पता चल जाता है कि अगर पुलिस को स्केलेटन मिल जाता है तो आगे की कार्रवाई क्या होगी। अगर लाश मिल जाती है तो लाश को पांडुलम में 3 घंटे की दूरी पर एक मेडिकल कॉलेज है, उसे वहाँ ले जाते हैं और फॉरेंसिक वाले उसे टेस्ट करते हैं, जैसे कि उम्र कितना है, उसके जेंडर क्या है और मरने की वजह क्या है। ये सब के बाद डीएनए टेस्ट के लिए भेजा जाता है और ये सब काम दिन में ही किया जाता है। तो विजय उस फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की सिक्योरिटी गार्ड से दोस्ती कर लेता है। हर रात को उसके साथ बैठ के शराब पीता है और बातों बातों में उस गार्ड की कमजोरी का पता लगाता है, और ये वही है जिससे विजय अपनी पिक्चर में रोल देने की बात करता था। उसे इसकी लालच देके फॉरेंसिक लैब के अंदर की हर जगह जान जाता है। फिर जिस दिन पुलिस को लाश मिलता है विजय उस दिन चर्च से लिया स्केलेटन को लेके फॉरेंसिक के अंदर घुस जाता है और उसे सैम की स्केलेटन के साथ अदला बदली कर लेता है और सैम की स्केलेटन को दूर ले जाकर चला देता है। फिर विजय को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। यहाँ कमाल की बात यह है कि विजय ने फिल्मों से आइडिया लेकर उसे सही टाइम पर इस्तेमाल किया और बड़े ही चालाकी से पहले ही अंदाजा लगाकर उस किताब को पब्लिश कर दिया था। कौन यकीन करेगा कि एक मामूली सा केबल ऑपरेटर ये सब प्लान कर सकता है। फिर विजय सैम की अस्थि को लेकर महेश देशमुख के घर के बाहर छोड़ आता है। फिर मीरा और महेश शाम की अस्थि को विसर्जन करते हैं। यहीं पर मूवी की एंड हो जाती है। तो मूवी कैसा था मुझे कमेंट में बताना मत भूलिएगा, और ऐसे ही और भी मूवीज की एक्सप्लेन के लिए शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।